नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं, जो रूल सामने आए हैं, उनको लेकर यूएसए और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने कंसर्न्स रेज किए हैं। और इससे रिलेटेड इंटरनेशनली भी भारत में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस यूएन एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इंडियाज रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ। मेन इशू देखिए यहाँ पर यूएस और यूएन ये उठा रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पर जो नागरिकता दी जा रही है ये गलत है। और अगेन इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये टॉपिक कवर करेंगे, ये भी जानेंगे कि कई स्टेट्स में बात चल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सीएए के जो भी रूल्स हाल ही में सामने आए हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है। और फाइनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद भारत को जो नए भारतीय नागरिक मिलेंगे, क्या ये हमारे रिसोर्सेज पर बहुत ही बड़ा एक बोझ बन जाएगा इससे? क्या नंबर्स इतने सारे हैं? मगर आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसके बारे में कुछ मिनट्स में ना मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ आइडिया दे दूं, इन केस किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो। देखो, भारत के आसपास जो 3 देश आपको दिख रहे हैं ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन तीनों कंट्रीज से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग भारत में आए हैं उनकी हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस एक्ट के अंडर जो भी हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से भागकर जान बचा के भारत में आए हैं और अब भारत की नागरिकता चाहते हैं ना, इस एक्ट के अंडर उनको नागरिकता मिल जाएगी। मगर शर्त यह है कि ये वही लोग होने चाहिए जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बाद में जो लोग आए हैं ना, उनके लिए जो नेचुरल प्रोसेस है भारत की सिटीजनशिप एक्वायर करने का, वही फॉलो किया जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग ये मान जाते हैं कि इन कंट्रीज से जो लोग भारत में आए हैं 2014 के बाद से उनको नागरिकता मिलेगी नहीं। ऐसा भी नहीं है। ये बात भी क्लियरली बताई गई है कि इस एक्ट से इन रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिल जाएगी। दिस इज द मेन पॉइंट। बाकी देखो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है, कोई अहमदिया कम्युनिटी का मुस्लिम है पाकिस्तान में, वो जान बचा के भारत में आए हैं। वो जी भारत में आ गए थे 2012-13 में, मान लो अब 2024 चल रहा है, 11-12 साल से वो भारत में ही है, तो वो भी अलग प्रोसेस से इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फ़र्क ये होगा, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे कि वो कहाँ से आए हैं, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह कुछ उनके पास होना चाहिए, तभी उनको नागरिकता मिल जाएगी। वेराज जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके अंडर क्या होगा कि इन रिलीजन के जो लोग हैं उन्हें बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, बिना डॉक्यूमेंट के आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इनके लिए ऐप लॉन्च करी है। आराम से ये लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा, सर एक बात बताओ, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक हिंदू फैमिली है, वो पाकिस्तान से तंग आकर उन्होंने 2000 मान लो कि 2013 के आसपास डिसाइड किया कि हम इंडिया चले जाएंगे। ठीक है, वो इंडिया में आ गए। उनके पास ना जी पासपोर्ट है, उनके पास ना कभी वीज़ा था, उनके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये साबित कैसे होगा कि उनका रिलीजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सिंस हम इन्हीं कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कोई आदमी अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कहे कि मुझे भी नागरिकता चाहिए, मैं इन रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, 31 दिसंबर 2014 से पहले आया था, तो उसका रिलीजन कैसे तय होगा? देखिए, उस केस में वो एक मजिस्ट्रेट के पास जाकर अगर लिखित रूप में बोलता है कि ये मेरी नागरिकता थी, मैं इस देश से आया था और ये मेरा रिलीजन है, तो उस केस में भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ना मेन एम्फोसिस ये है कि इन रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा आसानी से नागरिकता मिल जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप एक बार पूछोगे, मगर जो 31 दिसंबर 2014 से बाद में जो लोग आए हैं उनका क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान में ना कई हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत खुश है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। बस एक उनके मन में एक थोड़ा सा ये है, काश भविष्य में, फ्यूचर में, एक आप कह लीजिए इच्छा है उनकी कि जो ये दिसंबर 2014 की कट ऑफ है ना, इसको लेकर काश कुछ रिलैक्सेशन हो या फिर और कुछ इनके लिए प्रावधान निकले। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो अब इन द फ्यूचर इंडिया में आना पसंद करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में उनको सेफ्टी मिलती है,
इंडिया की इकोनॉमी भी बेहतर है, ये बात हमको माननी होगी। इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में जॉब मार्केट में इमेजिन नहीं कर सकता कितनी खराब होगी, क्योंकि इनकी जो करेंसी है ये लगातार गिर रही है। वेरियस और इश्यूज है। इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं लोग यहाँ पे कहाँ करते होंगे। कोई स्टेबल कंपनी नहीं है, सरकार स्टेबल नहीं है, आर्मी अपने हिसाब से सब कुछ चला रही है। मैं मान सकता हूँ बहुत सारे लोग होंगे, पाकिस्तान की जो सिंधी कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत सारे हिंदूज हैं, वो इवेंचुअली चाहेंगे कि उनको भी आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाए। बांग्लादेश में भी मैं आपको बता दूं साइजेबल हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी इवेंचुअली इंडिया आना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया इज सिंपली बेटर। तो देखिए, उनके लिए अभी कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो ये कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 की, ये बरकरार है। हालांकि मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से जो डिमांड उठ रही है पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लोगों में, प्राइमरली सिंधी जो हिंदू है वहाँ पर, सिंध में आपको पता होगा एक साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो लोग चाहते हैं कि ये जो कट ऑफ डेट है इसको बढ़ाया जाए ताकि और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ये इंडिया में आ पाए। आपके हिसाब से जो ये कट ऑफ डेट है फ्यूचर में, क्या इसमें कुछ ईज लानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दिसंबर 2014 ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए हमको? क्योंकि अभी भी ना जो ये अभी सीए की जो गाइडलाइन सामने आई है, इसके बाद एटलीस्ट 31 से लेकर 32,000 लोगों को जल्द ही, बहुत जल्द भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, इन रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको नागरिकता आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि फ्यूचर में ये जो कट ऑफ है इसको आप बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे, या फिर आप मानते हैं कि ये इतनी ही ठीक है? क्योंकि कई पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लगातार हिंदू कम्युनिटी के लोगों को या बाकी जो रिलीजन के जो लोग हैं उनको हम लेते रहे इंडिया में, इस तरीके से ऑब्जॉर्व करते रहे, तो हमारे लिए जॉब्स, हमारे लिए रिसोर्सेज ये कम तो नहीं हो जाएंगे? तो एक्चुअली मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। नाउ अब हम आते हैं यूएस और यूएन की कंसर्न्स को लेकर। अभी तक थोड़ा इसमें टाइम लग गया ज़रा, मगर मैं आपको पहले समझाना चाहता था कि किस तरीके से सीएए काम करेगा। नाउ यूएसए और यूएन की तरफ से इशू बहुत ही ज़रा सिंपल है। वो कह रहे हैं भेदभाव मत करो। ये जो रिलीजन के नाम पे दे रहे हो ना कि ये हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, यहाँ पे मुस्लिम्स क्यों नहीं है? हम ये क्यों नहीं मान सकते कि कोई अहमदिया कम्युनिटी का अगर मेंबर है, आपको पता होगा अहमदिया मुसलमान है पाकिस्तान में बहुत सारे, काफ़ी बार उन पे अटैक्स होते हैं, उनको परसिक्यूट किया जाता है, वो अगर भाग के भारत में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या? अब देखो, यहाँ पे ना एक लीगल इशू भी आ जाता है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये रिलीजियस परसिक्यूशन के बेसिस पर हम बना रहे हैं, ठीक है? क्या अहमदिया पर रिलीजियस परसिक्यूशन हो सकती है? नहीं, वो सेक्ट बेस्ड परसिक्यूशन हो सकती है, क्योंकि अहमदिया भी मुस्लिम कम्युनिटी में ही आते हैं। दुनिया भर में आप देखोगे सेम आपको बात मिलेगी। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल और लीगल एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। मगर यूएसए का यहाँ पर कहना है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ सीएए ऑन मार्च 11। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग हाउ दिस एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो यूएसए ने यह कह दिया है कि हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इस एक्ट का। Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles। तो ये तो देखिए ओपनली यूएसए का स्टांस है कि सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए ज़्यादा आसानी से नागरिकता मिल रही है, किसी को रिलीजन के बेसिस पर किसी को नहीं मिल रही है। ये यूएसए का स्टांस है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप रीअरेज कर सकते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएसए ने एक नीति इंट्रोड्यूस नहीं करी थी जिसके अंडर इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज से, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज से जो इमिग्रेशन है इसको बैन कर दिया था। और इस टॉपिक पर एक लिटरल विकिपीडिया पेज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कुछ प्रावधान इस बैन के आज भी जीवित है। हालांकि देखो, ट्रंप ने क्या किया था अपने कार्यकाल में, कई जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, इराक, किर्गिस्तान, लीबिया, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, यहाँ से कंप्लीट इमिग्रेशन को बैन कर दिया था। तो यूएसए ने भेदभाव कर रखा है इस बारे में। हालांकि मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जैसा ही ट्रंप का कार्यकाल खत्म हुआ और बाइडन ने पावर संभाली, बाइडन ने ट्रंप का जो ये ट्रंप बैन था इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और पिछले 4 सालों में आप अगर देखो तो जो बाइडन की सरकार के अंडर यूएसए में ना 70 लाख इमिग्रेंट्स आए हैं। कितने? 70 लाख। ये जो नंबर है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल। ये अगेन मैं लीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बस बॉर्डर टाप के यूएसए में घुस गए थे।
72 लाख ये नंबर है। नाउ बाइडेन पे आरोप ये लगता है कि ये चाहते हैं कि बस बाहर से लोग आ जाएं यूएसए में और इवेंचुअली ये बाइडेन के लिए वोट भी करें इलेक्शंस में, ये आरोप इन पे लगते हैं। बट इंडिया के केस में देखो नंबर्स बहुत कम है जिन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। अभी हज़ारों में ये नंबर, कोई ऐसा नहीं है कि उनके नागरिक बनने से कुछ इलेक्शन में कुछ एक बड़ा स्विंग आने वाला है। बट यूएसए देखिए अंडर बाइडन मैं कहूँगा कि इमिग्रेंट्स को लेकर ज़्यादा ओपन रहा है। इन्होंने ट्रंप की तरह रिलीजन के बेसिस पर किसी कंट्री पर बैन नहीं लगाया कि यहाँ के नागरिक को हम नहीं लेंगे। ये काफ़ी हद तक ओपन रहे हैं। तो इसलिए यूएस भी इंडिया को कह रहा है कि आपको भी इस टाइप की जो पॉलिसी है ये फॉलो करनी चाहिए। ये निशानी है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री की। नाउ यूएसए और यूएन की जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या इनसे आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, इसके बारे में भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और फाइनली ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।